चलिए करते हैं शुभारंभ। दोस्तों नमस्कार, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाऊँ और कंटेंट आपको कुछ ऐसा मिले जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं नया, तो इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मिलता हूँ, फिर भी मेरे मन में एक इच्छा रहती है कि ये आदर्श डायरेक्ट सेलर कैसा होना चाहिए। तो एक जो व्यक्ति उस पर परिपूर्ण होके आते हैं, वो व्यक्ति आज मेरे साथ हैं। तो मैं आज उस व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहता हूँ, श्री महावीर सिंह कैंटोरा जी। कैसे हैं सर? आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं? आपको आने में यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और अच्छा। आप जैसे बहुत सारे खूबसूरत लोगों से मुलाकात हुई और एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे जीवन में ऐड हुआ। तो करते हैं हम आरंभ महावीर जी के साथ अपनी वार्तालाप का। तो महावीर सर, मैं कुछ चीज़ें आपसे आज पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि आप जो मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, हमारी बातें हुई, तो उससे पता चला कि आप एक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर ऑप्शन कैसे चुना? वो यात्रा आपकी कैसे आरंभ हुई? बिल्कुल सर, जैसे मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो भी बच्चा होता है या लड़का होता है, उसका ड्रीम होता है कि कैसे भी एक गवर्नमेंट जॉब मिले लाइफ में। तो मुझे ये मालूम चला कि अगर अच्छे नंबर से बीएससी कर लूँ और एमएससी टॉप कर लूँ तो कॉलेज में, तो जॉब्स के बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे। अच्छा। लेक्चरर बन सकता हूँ, या फिर हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यही था। बट डायरेक्ट सेलिंग जब मेरी लाइफ में आई। आपने एमएससी लेकिन टॉप किया था? यस। जी। तो मैंने एमएससी टॉप किया अपने कॉलेज में। और जब डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आई तो बचपन से, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है कि लाइफ में जब रिसोर्सेज नहीं होते, जब लाइफ में मुश्किलें आती हैं, रिसोर्सेज नहीं होते, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। और जैसी डायरेक्ट सेलिंग मेरे सामने आई तो एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मैं किताबें बहुत पढ़ता था और डेफिनेटली मुझे पता था कि बड़ी जो सक्सेस है, बड़ी जो सफलता है, वो बिज़नेस से ही ली जा सकती है। बहुत बढ़िया। और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था जो जॉब कर रहे थे, एंड मेरे दोनों भाई गवर्नमेंट जॉब में थे, आर्मी में थे। तो मैं देखता था मेरे पेरेंट्स उनका बहुत इंतज़ार करते थे, हम उनका बहुत इंतज़ार करते थे त्योहारों में। और कई बार जब बॉर्डर पे होते थे तो घर का माहौल भी बहुत ख़राब रहता था, तो हमने उनको बहुत मिस किया। तो ऐसे में बिज़नेस तो डेफिनेटली सबसे बढ़िया रहता है अगर आपको कुछ बड़ा करना है। और सिर्फ पैसा नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि बिज़नेस इसलिए करना चाहिए कि आप पैसा कमा पाएँ। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो मिलीनियर हैं आज। बट जब आप एक एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, जब आप एक बिज़नेस करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आप उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो बट क्या होता है कि जब हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं तो लाखों रुपए नहीं होते। यस। तो बिज़नेस करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। लगता है कि जॉब करेंगे 30-40 साल, कि लगता है कि बिना बड़े पैसे के बिजनेस चालू नहीं होगा। 30-40 साल का पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर कोई बिजनेस ट्राई करेंगे ऐसा लगता है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जो पेरेंट्स थे, माँ और पिताजी दोनों पढ़े लिखे नहीं थे और बेसिकली हमारे छोटे से किसान थे, तो बिज़नेस का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था। बट जब डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आई तो मुझे लगा कि ये शायद एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं अक्सर सोचा करता था। अच्छा। और हम क्रिकेट खेलते थे तो टीम थी, टीम वर्क में जो सक्सेस जब आप लेते हैं, एक होता है आप अकेले, क्योंकि मैंने चेस भी खेला अपने कॉलेज के लिए। अच्छा। जब आप अकेले अचीवमेंट लेते हैं तो मज़ा नहीं आता, बट इंडोर आउटडोर दोनों खेले आपने। लेकिन जब आप ग्रुप में कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो टीम वर्क हो गया, फिर क्या है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग मुझे लगता है, और जो इसमें जो ज़िंदगी बदलने वाली बिज़नेस एजुकेशन मिलती है, मुझे लगता है वो कहीं भी नहीं मिलती। तो इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड किया, और मैं फिर इस इंडस्ट्री में आया। तो आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने घर में बताया। तो पहला जो इनकाउंटर हुआ था डायरेक्ट सेलिंग से, वो बाई चांस हुआ था या बाई चॉइस हुआ था? जैसे मैं जब बीएससी सेकेंड ईयर में था तो पहली बार मेरी लाइफ में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई जिसका मैंने प्लान सुना। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि इसको शुरू करते हैं। यस।
और बस ये था कि जिन्होंने प्लान दिखाया उन्होंने ऑन द स्पॉट क्लोज नहीं किया। अच्छा। सोच के बताना, और सोच के बताने में जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो फिर मुझे लगा कि कोई चेन स्कीम होती है, ऐसे दूर रहना है ना। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला आ रहा है तो रास्ता चेंज कर लो, तो मैं ऐसा हो गया था। बट जब मैं एमएससी सेकंड ईयर मैंने क्लोज किया तो मेरे पिता की डेथ हो गई, और मेरी लाइफ में एक रिग्रेट था कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सोचता था कि एमएससी के बाद जब मैं जॉब करूँगा तो पैसे होंगे, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँगा। बट लास्ट एग्ज़ाम से पहले ही उनकी डेथ हुई, तो मैं कुछ जल्दी करना चाहता था और कुछ बड़ा करना चाहता था। तो जब डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आई तो इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और मैं कहूँगा कि डेफिनेटली बाय चांस इसलिए आई क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था अपनी टेस्ट की एमएससी करने के बाद। तो दो लड़के हमारे गांव के हमारे घर पे आए बिना बताए, जैसे इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। अच्छा। तो वो आए और उन्होंने मुझे एकदम से पकड़ा कि भाई हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें बतानी है, और ये है। कंपनी बहुत बड़ी थी, और शायद वो बड़ी कंपनी ना होती तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में ना होता। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, तो मैंने उनको कहा मुझे बताओ उसके बारे में। तो उन्होंने कहा देहरादून जाना पड़ेगा, हमें आइडिया नहीं है कि ये क्या क्या है, कैसे काम करता है, और पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे फ्यूल के। तो मैंने कहा बिल्कुल हम चलते हैं। और मेरी लाइफ की एक फ़िलॉसफी रही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो मेरे पास 1 महीने का टाइम था। 1 महीने के बाद या तो मैं कॉलेज में पीएचडी ज्वाइन करता, या जो मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप का फॉर्म भरा हुआ था, अच्छा। उसका मेरा इंटरव्यू होना था। तो वो 1 महीने के लिए मैं जब उस हॉल में गया, 1 महीने का टाइम था, तो डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मेरे सामने शेयर की गई। कंपनी बहुत बड़ी थी और मैंने चल करके देखते हैं, और उस 1 महीने में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। और वो सारी वो सारी की सारी किताबें थी, जैसे एक गेट अ लाइफ है फिलिप गिब्सन की, एक किताब है बिजनेस स्कूल, एक कॉपीकैट 101 है, एक है अमेरिका का सपना किसने चुराया, बर्की हेजेस की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें पढ़ी। और फिर जब मैं एक इवेंट में आया, तो वो एक इवेंट था, और उस इवेंट में जब मैं गया तो उस इवेंट से जब मैं बाहर निकला तो मतलब ये क्लैरिटी थी कि अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है, बहुत और फिर बढ़िया। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। तो सर आपका आरंभ तो शानदार रहा। अब कुछ रैपिड फायर टाइप से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसा व्यक्ति अगर आए तो हमारे दर्शकों को उससे से ज़्यादा सीखने को मिले। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब एक नया व्यक्ति आता, जैसे आपने बताया मैं आया था, मैंने बुक्स पढ़ी, बिल्कुल। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को स्वयं क्या करना चाहिए? सबसे पहला ये है कि वो जो उसका इमीडिएट स्पॉन्सर है, यस, वो उनसे मिले। एंड जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कई कंपनीज में किट ओपनिंग सेरेमनी होती है या इंडक्शन ट्रेनिंग होती है हर कंपनी में, तो वो कोशिश करे कि जो उसका इमीडिएट स्पॉन्सर है उसके साथ बैठ के वो इंडक्शन ट्रेनिंग ले। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहला जो काम है इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान, वो अपना एक इमीडिएट गोल सेट करे, और पहले 72 घंटे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 आवर्स फार्मूला बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कि वो ये कोशिश करे कि वो अगले 72 आवर्स में कम से कम 2 होम मीटिंग और 5 प्रेजेंटेशन वो कर पाए। अगर उसके इमीडिएट स्पॉन्सर इस अभी बिल्कुल नए हैं, तो वो उनके डायरेक्टली उनके जो अपलाइन जो भी उनके एलओएस में बहुत अच्छे हैं, एक्टिव हैं, उनके साथ मिलके वो 72 आवर फार्मूला पे काम करें। और इंडक्शन ट्रेनिंग बेसिकली हर कंपनी में होता है कि आप एक गोल सेटिंग करते हैं उनको, क्योंकि नया जो व्यक्ति है वो डरा हुआ है, उसके मन में बहुत सवाल हैं, और अभी उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो प्रॉस्पेक्ट के सवालों के जवाब दे पाएगा। तो इनिशियली क्या करे कि वो कीप क्वाइट रहे, वो चुप रहे, यस, और चुप रह के अगले 72 घंटे में इंडक्शन ट्रेनिंग्स में वो गोल सेट करें, वो लिस्ट बनाएं, और जल्दी से जल्दी जो भी लिस्ट है उसमें उसके जो स्पॉन्सर हैं, उसके जो एक्टिव एलओएस के साथ बैठ के वो कॉलिंग करें, और अगले 72 घंटे में 2 होम मीटिंग और 5 प्लान अगर वो कर पाएँ। और आशीष जी, आप भी जानते हैं, मुझे लगता है 80% डायरेक्ट सेलर्स ज्वाइन होने के बाद ज़िंदगी भर में 2 होम मीटिंग नहीं करा पाते हैं। यस। तो अगर वो ये काम कर ले, जैसे डुप्लीकेशन में हम बोलते हैं, पहले होता है कि आई डू यू सी, है ना, मैं करता हूँ तुम देखो, फिर होता है यू डू आई सी, जो अब तुम करो मैं देखता हूँ, है ना, और उसके बाद और भी स्टेप्स होते हैं। तो पहले जो 2 स्टेप्स हैं, जब उनकी एलओएस का एक एक्टिव लीडर उनके सामने ये कर रहा है, उनके सामने बैठ के उनकी लिस्ट पे कॉल कर रहा है, दिखा रहा अपॉइंटमेंट सेट कर रहा है, यस, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है और एक अच्छी बिगनिंग हो जाती है। और आप खुद सोचिए, अगर आपकी एलओएस का एक एक्टिव लीडर आपके लिए 2 मीटिंग कर रहा है, आपके लिए 5 प्लान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 2-4 रिक्रूटमेंट्स हो जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे। और मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ते हुए नहीं देखा जिसकी टीम में लोग आ जाएं जिसके प्रोडक्ट बिक जाएं। बहुत बढ़िया। यस।
मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि जैसे ये बताया जाता है ना कि बच्चों को कुछ सिखाना हो तो आप जो उसे बताते हैं वो नहीं सीखता, वो जो देखता है बड़ों को करते हुए वही सीखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक डाउनलाइन भी वो सीखता है जो उसका अपलाइन उसे करता हुआ दिखता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल। तो अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि आपने कहा स्किल डेवलपमेंट, तो कौन कौन सी ऐसी स्किल हैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल में होनी चाहिए? और क्योंकि वर्ड जुड़ा हुआ है प्रोफेशनल, तो उसका पूरा क्या एक प्रोसेस होना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे आजकल क्या हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेनर आ गए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आ गए हैं और वो अपने कोर्सेज बेचने के लिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। यस, कि अब ये भी करना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। एंड वो 99 से स्टार्ट होते हैं, फिर 999 पे, और फिर पूरे दिन के पैकेज 25,000 तक भी जाते हैं। बिल्कुल। 50,000 तक। तो हमें ये देखना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, इसकी जो आत्मा है, इसकी जो सोल है, वो है डुप्लीकेशन। Right. यस, अगर आपके बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं है तो इट मीन्स आपने एक और काम शुरू किया है, मतलब ये एक और जॉब है आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं सिप किस, सो इट बिग बट कीप इट सिंपली सिंपल। ओके। तो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सिंपल रखने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आपको केवल 3 चीज़ें सीखनी है ना। एक तो है रिक्रूटमेंट, एक है रिटेल कैसे करें प्रोडक्ट को, रिक्रूटमेंट कैसे करें, और रिटेन कैसे रहें और कैसे रखें, सिंपल। और अगर कोई भी चीज़, और देखिए क्या होता है कि जैसे ही एक व्यक्ति यूट्यूब में जाता है तो उसको उतना सारा फ्लो उसके पास आता है एजुकेशन का कि वो कन्फ्यूज हो जाता है, वो किसको सुने किसको नहीं सुने। और एक जो ट्रेनर है उसकी मजबूरी ये है कि उसको ये दिखाना है कि आपकी एलओएस सक्षम नहीं है ना, इसलिए तभी तो उनके कोर्स बिकेंगे। बिल्कुल ठीक बात बट मुझे ये लगता है कि जैसे मैं किसी भी कंपनी में हूँ, जो मेरा इमीडिएट अपलाइन है, जो भी रैंक हो सकती है, मे बी प्लेटिनम हो या मे बी जो भी रैंक है, रूबी हो या डायमंड हो, तो मुझे लगता है कि आपको उस व्यक्ति से आपको एक मेंटर चूज़ करना है, उससे ही पूछना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो वो बहुत अच्छा रहेगा इंस्पायर्ड कि आप एक ऐसी यात्रा में चले जाएं जो नेवर एंडिंग है। और मोर देन वन फोकस मीन्स नो फोकस। नो फोकस। यस, तो आप तो मतलब 4 काम जो मुझे आपकी बात से समझ में आए कि मुझे जो पहले मैंने भी बोलता हूँ अक्सर कि 4 काम है। पहला काम है सेल्स, दूसरा है रिक्रूट, तीसरा है ट्रेन एंड देन लीड। इसके अलावा कुछ काम तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मतलब ये भी है जो ट्रेनर्स जो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं, वो शायद इस इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं हैं। मतलब बहुत सारे ट्रेनर ऐसे भी हैं जो बहुत सभी को अच्छे नहीं हैं। कह रहा मैं, कुछ अच्छे भी ट्रेनर्स हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक लेवल के बाद आएंगे, है ना? एक लेवल के बाद आएंगे जब आपको क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये मेरी मुझसे लड़ाई है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको 1000 लोगों से 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को लीड करना होगा, तो डेफिनेटली उनका रोल होगा। बट एक नए व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि जो उसकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के जो लीडर्स हैं, यस, मे भी हो सकता है कि जब आप डायमंड हो गए हैं, आपकी टीम में हज़ारों लोग हैं, है ना, उनको कैसे लीड करना है, उनको कैसे अगले लेवल पे लेके जाना है। और अगर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इनिशियली उसकी आवश्यकता नहीं है। आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो लोग कामयाब हुए हैं, जिन फंडामेंटल से कामयाब हुए हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो डुप्लीकेबल है, क्या वो चीज़ें डुप्लीकेबल है, क्योंकि डुप्लीकेशन ही इस इंडस्ट्री की है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि जैसे आपने बताया, जो जितनी भी बातें मुझे समझ में आई उसमें आपने बताया कि अपलाइन एलओएस में जो है वो नीचे सिखाएगा। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ऐसा देखा है कि कई बार जो नीचे व्यक्ति है वो अपलाइन को बता रहा है कि ऐसे होना चाहिए। तो ये सही है या गलत है, इसे क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल बहुत देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे हो सकता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नया व्यक्ति आया है वो उसकी प्रोफाइल आपसे बहुत ऊंची हो किसी और इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एबीसी रूल जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, और एबीसी रूल इंडक्शन ट्रेनिंग का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। एबीसी रूल हम कब लगाते हैं, जब हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है या हमारा जो डाउनलाइन है उसकी प्रोफाइल हमसे बहुत बड़ी है, वो हमसे बहुत सक्सेसफुल है, या वो मेरा बहुत क्लोज दोस्त है ना, इतना क्लोज रिलेटिव है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, घर की मुर्गी दाल बराबर है। यस। तो हम एबीसी रूल को यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हमें बनना होता है ब्रिज, बी फॉर ब्रिज। हम ब्रिज बन जाते हैं और हम एक एडवाइज़र को ले आते हैं। अच्छा। और जो कस्टमर है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा डाउनलाइन था, हमारा जो प्रॉस्पेक्ट था, हम एक एडवाइज़र को लेके आए
और हम उस ए को एडिफाई करते हैं, उसको हम बिल्ड करते हैं। कई बार क्या हो सकता है, वो एक ट्रेनिंग भी हो सकती है, आपकी कंपनी की ट्रेनिंग हो सकती है, आपकी कंपनी के सीईओ की ट्रेनिंग हो सकती है, आपकी एलओएस की कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कोई किताब भी हो सकती है, या आपकी एलओएस में एक जो जिसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी ना भी हो, जो बहुत कामयाब है, तो क्योंकि आपने उसको बिल्ड किया है, तो जब सी जो आपका कस्टमर है, जब वो ए को सुनेगा, तो एंड ऑफ द डे बात तो वही होंगी, लेकिन वो समझ पाएगा और आप कहोगे आशीष जी आपको मेरी बात सुननी है क्योंकि मैं आपका अपलाइन हूँ। ठीक बात है। उसकी बजाय जब एक नया व्यक्ति आके कहेगा कि आशीष जी देखिए डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ग्लोबली, यस, तो वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। आपको व्हील को दोबारा से नहीं बनाना, हाँ। आपको उसी व्हील को बहुत तेजी से चलाना है। जो सिस्टम बना हुआ है उसे फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी स्किल हैं जो आपको लगता है एक नेटवर्क मार्केटिंग में आके ग्रोथ होती है या एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के अंदर होनी चाहिए? देखिए डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत सिंपल सा बिजनेस है। अगर आप देखें मेरे ख्याल से एक तो गोल सेटिंग स्किल्स होगी कि हम अपने गोल सेट कर पाएँ, यस, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स हम सेट कर पाएँ और क्लैरिटी हो, जैसे स्मार्ट गोल्स की हम बात करते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रॉस्पेक्टिंग स्किल्स चाहिए ही चाहिए, है ना, कि मुझे अगर 50 नए लोगों की लिस्ट बनानी है, 100 नए लोगों की लिस्ट बनानी है, 1000 नए लोगों की लिस्ट बनानी है, तो प्रॉस्पेक्टिंग स्किल्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्विटेशन स्किल्स, आप लोगों से अपॉइंटमेंट ले पाएँ, लोगों को इनवाइट कर पाएँ, यस। और कई लोगों को मैं देखता हूँ वो बहुत बहुत डर जाते हैं जब उन्हें अपने से बढ़िया प्रोफाइल के लोगों को इनवाइट करना होता है। तो इन्विटेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सो द प्लान सीखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं, इनफैक्ट जब वो लोग इनवाइट कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब इन्विटेशन का मतलब इन्विटेशन है। सेम जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन करते समय वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं, है ना। अब उन्हें दिखानी थी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, आधा घंटे की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग थी, उसमें उनको क्लोजिंग टाइम बचाना था कि 30 मिनट की। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ तो मेरे पास अगर 30 मिनट है तो मैं एक रिवर्स क्लोजिंग करता हूँ कि मुझे कम से कम 20%, यानी मुझे 6 से 10 मिनट क्लोजिंग के लिए बचाने हैं। और पहले 4-5 मिनट में मुझे क्या करना है, मुझे ओपन करना है कस्टमर को, है ना, FORM करना है, उनकी फैमिली के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानना है, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। तो एक प्रोसेस जो मैंने सीखा था और इसी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ODPEC, कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो पहले उसको ओपन कीजिए, देन उसकी नीड को डेवलप कीजिए, देन P4 क्या है कि फिर प्रेजेंटेशन कीजिए। और प्रेजेंटेशन भी क्या होगी कि वही सिप की सो इट बिग एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो ODP एंड देन E4 एलिमिनेटिंग डाउट्स, कि अगर आपकी प्रॉस्पेक्ट के डाउट्स हैं तो ये बहुत बढ़िया है, एंड देन फिर क्लोजिंग। बट मैं लोगों को देखता हूँ कि जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो वो ट्रेनिंग मोड में चले जाते हैं, है ना। वो उनको बता रहे हैं ESBI इतना बड़ा है, डायरेक्ट वो अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में चले गए हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा कि आधा घंटा का समय था। अब एक होम मेकर थी जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे और उनको 1 बजे अपने बच्चों को लेने जाना था स्कूल में, बट आपने क्योंकि आधा घंटे में उनको पूरी प्रोफाइल ही बता दी तो आपने क्लोज ही नहीं कर पाए, क्लोज नहीं कर पाए। ना आपने उनको ओपन किया, ना आपने उनसे जाना कि वो उनका पास्ट में उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, सेल्स में क्लोजिंग नहीं कर पाए। क्लोजिंग नहीं कर पाए। अगर आप ओपन भी नहीं कर पाए, अब सपोज कीजिए मैंने आपसे बात की, तो जब मैंने आपको ओपन किया, जब मैंने आपकी नीड आइडेंटिफाई की, तो मुझे मालूम चल गया कि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप ABCDEFG कंपनी में रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। हो सकता है कि मैं पुरानी कंपनीज में को भी कोरिलेट कर लूँ, है ना। ठीक बात है। तो ये है कि अंधेरे में लकड़ी काटने से बढ़िया है कि हम जानकारी लें, सामने वाले व्यक्ति को सुने। मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन सिंपल है कि सामने वाले व्यक्ति से जानना कि वो ज़िंदगी में क्या चाहता है और अपने प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी से ये बता देना कि उसकी वो नीड कैसे दूर हो सकती है, कैसे पूरी हो सकती है, वंडरफुल। एंड देन क्लोज करना। तो ये पूरी आपने सेल्स प्रोसेस को मुझे समझा दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, हाँ जी। क्योंकि ये अक्सर बोला जाता है, सेल्स का जब नाम आता है ना, हमें बचपन से कुछ ऐसे बड़ा किया गया कि सेल्स से एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी घबराता है। और जबकि मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जैसे AI बढ़ रहा है लगातार, तो AI के बढ़ने से कहीं ना कहीं जॉब्स पे इम्पैक्ट आएगा। जो बदलाव के लिए तैयार नहीं है वो एक परेशानी में आएंगे, तो उस समय उन्हें सेल्स सीखनी चाहिए। लेकिन सेल्स के लिए एक विचारधारा एक आम आदमी के मन में ये है कि सेल्स का मतलब है गंजे को कंघी बेचना। बिल्कुल। क्या ये सच है या आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, या हम कह सकते हैं कि
जितने भी लोग हैं जो सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो सेल्स से बहुत दूर भागते हैं। मतलब वो कहते हैं कि सर कुछ, जैसे जब मैं अपनी टीम के लिए भी कुछ लोगों को रिक्रूट करता हूँ, बेसिकली जो मेरी अपनी टीम है, जॉब की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं सर सेल्स मत कराओ कुछ और करा दो ये करा दो, ये करा दो, सेल्स नहीं करनी। बट और दूसरा ये है कि हमें लगता है कि जो मतलब हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन सेल्समैन को कोई पसंद नहीं करता है ना। तो मुझे लगता है कि सेल्स दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है, और जो व्यक्ति गंजे को कंघी बेच रहा है वो एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है। राइट। यस। सेल्स बेसिकली क्या है कि जो आपका कस्टमर है उसकी एक बर्निंग नीड है, उसकी एक ज्वलंत समस्या है, जिसका वो सोल्यूशन चाहता है। तो सेल्स क्या है कि आपका जो कस्टमर है उसकी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है, उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वो सेल्स होती है। बट अगर आप अननेसेसरी कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको, मतलब जो नीड थी उसका आपने उसे सॉल्यूशन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेल्स। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप है ना। आपने कभी व्हाट्सएप का ऐड देखा है? मतलब बहुत रेयरली मिलेगा। हाँ, नहीं है। व्हाट्सएप का कोई ऐड नहीं है, फेसबुक का कोई ऐड नहीं है, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप ने क्या किया कि व्हाट्सएप ने एक बर्निंग नीड थी कस्टमर्स की कि उसको कोई मैसेज भेजना है अपने जानने वालों को, वीडियो कॉलिंग करनी है या वॉइस कॉलिंग करनी है, उसकी एक बर्निंग नीड थी, है ना। वो डॉक्यूमेंट भेजने हैं जो वो कर नहीं पा रहा था, और व्हाट्सएप ने क्या किया, उसकी वो जो प्रॉब्लम थी उसका एक सोल्यूशन दिया। और आज आप देखिए, है ना, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी कंपनी है, और सबसे अच्छी बात क्या है व्हाट्सएप में कि किसी विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है ना। लोग आपका जो कस्टमर है ना, वो बिना फ़ायदे के उस ऐप को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देता है। माउथ पब्लिसिटी आपके लिए काम करती है। तो सेल्स क्या है कि जब आपके कस्टमर, एक तो होता है ग्रीड पे काम करना, है ना, कि मुझे अब मेरी ग्रीड है कि ये सामान बिकेगा, पैसा आएगा। एक होता है कस्टमर की नीड पे काम करना। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। एक जब हम सेल्स में शुरुआत में होते हैं, हम ज़्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं, लेकिन जैसे 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 हमें सेल्स समझ में आती है तो हम बहुत कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं।